जय हिंद। स्वागत है आप लोग का एम्बिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम आशीष है और जैसा कि आप हमारे पुराने वीडियो लेक्चर्स को देख करके अब तक ये समझ ही चुके होंगे कि हम आपके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स लेकर के आ रहे हैं। आप ऊपर देख भी सकते हैं। आज हम उसी का पार्ट सेकंड आपके बीच में लाए हैं। टॉपिक का नाम रहेगा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत सारे चैनल्स वैसे तो इस टॉपिक को पढ़ाते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स मैंने खुद ढूंढे, बहुत से चैनल्स पे नहीं मिले। सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक तरीके की एक सीरीज बनाई जाए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं बल्कि हर एक टॉपिक के कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आपके बीच में लाए। तो हम अपने इसी कोशिश में आज पार्ट 2 लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं हमारा आज के इस पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि इन अ सर्टेन 0.1 meter cube of space, electric potential is found to be 5 volt throughout. 5 volt throughout. What is the electric field in this region? चलिए, ये सवाल हमारे बीच में आ रखा है। सवाल ये है कि हमारे पास एक कोई स्पेस है 0.1 मीटर क्यूब का है। अब 0.1 मीटर क्यूब लिखा है, इसका मतलब है कि वो 3 डायमेंशनल कोई जगह होगी जिसकी लेंथ भी 1 मीटर है, 0.1 मीटर है, जिसकी विड्थ भी 0.1 मीटर है और ये इसका हाइट भी इतना ही है। तो एक वॉल्यूम एक तरीके से आप मान के सकते हैं कि 0.1 मीटर का एक क्यूब लिया है हमने। उसके अंदर हर जगह पर, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना है। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या गिवन है, देखिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है इन द गिवन स्पेस। ठीक, इन द गिवन स्पेस कितना दे रखा है? 5 वोल्ट। क्या पूछा है हमसे? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है इन द गिवन स्पेस, कितना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। आइए यहां देख लेते हैं। वी नो दैट E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, है ना। इसको आप पहचानते होंगे। ये जो फॉर्मूला आप जानते हैं इसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर्मूला। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर्मूला कहते हैं। क्या कह रहा है ये फॉर्मूला? अगर हम माइनस साइन को छोड़ दें तो आप ध्यान से देखें कि ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है दैट इज d/dr ऑफ पोटेंशियल, d/dr ऑफ पोटेंशियल। अब आप ध्यान से जरा देखें, अगर हम यहां पर एक क्यूब बना लें, मान के चलते हैं कि ये क्यूब 0.1 मीटर लेंथ विड्थ का होगा, तो ये क्या कह रहे हैं कि इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना बताया है? 5 वोल्ट। यानी कि इस कॉर्नर, इस कॉर्नर, इस कॉर्नर, हर कॉर्नर पर इसका पोटेंशियल कितना बता दिया गया? 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट और 5 वोल्ट। यानी कि हम इस पूरे के पूरे क्यूब में ये कह सकते हैं क्या कि पोटेंशियल हर पॉइंट पर कांस्टेंट है? ठीक है, कह सकते हैं ना। आइए, पोटेंशियल इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। ठीक है, पोटेंशियल क्या है? इस गिवन स्पेस के अंदर हर पॉइंट पर आपका पोटेंशियल कांस्टेंट है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो यहां पर हम एक कांस्टेंट पुट करें। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप जरा यहाँ पे। तो E इज इक्वल टू माइनस dV/dr और पोटेंशियल कैसा कहा है आपने? दैट पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो यहां पर हम कांस्टेंट पुट करें, कांस्टेंट पुट करें तो d/dr ऑफ एनी कांस्टेंट क्या आ जाएगा? दैट इज 0। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया इस पॉइंट पर? 0। दैट इज ऑल। यही था इस क्वेश्चन में कंप्लीट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था आपको गिवन रीजन में। तो भाई गिवन रीजन के अंदर हम देख तो रहे हैं कि हर पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, हर जगह पर ये 5 ही वोल्ट तो आ रहा है और वी कैन से दैट कि ये कांस्टेंट है। तो यहां पर हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट पुट कर दिया। अब उसकी वैल्यू 5 है तो कोई बात नहीं, 5 भी एक कांस्टेंट है, 5 पुट कर देते हैं। तो d/dr ऑफ 5 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि इस रीजन में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी 0 हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, ये कंसेप्ट है दरअसल एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब होता है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, वरना इलेक्ट्रिक फील्ड बदलने के साथ साथ पोटेंशियल की वैल्यू भी वेरी कर जाती है। तो अगर आप कह रहे हैं कि पोटेंशियल ही कांस्टेंट है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा?
0 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का छोटा सा पहला क्वेश्चन जो आपके लिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा, तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। एक बार देख लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का दूसरा सवाल क्या है हमारे लिए। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली ले लें। हम बार बार हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा सीरियसली ले लें, क्योंकि सीबीएसई अपने एग्जाम फॉर्मेट को लगातार चेंज करने पे लगी है और अब जो पेपर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू बेस्ड होगा, वैल्यू बेस्ड होगा। और ये जो दोनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वैल्यू बेस्ड, एमसीक्यू बेस्ड, ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़ा डीप स्टडी करने के बाद ही आप ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। और डीप स्टडी का मतलब है कि कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, so now we are going on to the next question, and that is question number 2. What is the question? बहुत ही बढ़िया सवाल है, स्टेटमेंट बहुत जबरदस्त लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं कि what is the SI unit of line integral of इलेक्ट्रिक फील्ड। लीजिए बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल की यूनिट क्या होगी। तो सबसे पहले यह समझना होगा कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, क्या होता है ये। ठीक है, आइए हम आपको बताते हैं। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, E इज इक्वल टू dV/dr, माइनस में होता है ये। ठीक है, अगर मैं dr को यहां ला दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, यानी आप देख सकते हैं कि अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो आपको E इंटू डी आर करना होगा। अच्छा देखिए ध्यान से, आपको पोटेंशियल निकालना है ना, टोटल पोटेंशियल, यानी कि V निकालना है, पर ये तो dV है ना, तो dV के साथ आपको ये D लगा हुआ है, इसको हटाना पड़ेगा। आपको माइनस साइन छोड़ देते हैं, तो क्या करेंगे आप, यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, बल्कि माइनस रहने दो, यहां पर आप इंटीग्रेशन करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन इंटीग्रल। देखिए एक बात क्लियर कर लीजिए, ये जो सिंबल आप देखते हैं, इसी सिंबल को लाइन इंटीग्रल कहा जाता है, लेकिन इस सिंबल को, ये आप जो देख रहे हैं इस पे सर्कल बना हुआ, इसे क्लोज्ड इंटीग्रल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो सिंबल आप डायरेक्ट देख रहे हैं, ये लाइन इंटीग्रल है। अब आप यहां देख सकते हैं कि अगर यहां से आपको डी हटाना है, उसको वी बनाना है, तो आपको इंटीग्रेट करना होगा dv को, तो ये आ जाएगा आपका v। यहां देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं, है ना, इसका करना पड़ेगा ना। कैसे, देखिए कैसे करना पड़ेगा, देखिए इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, 1/4πε0 q/r² इंटू डी आर। अभी क्या होगा कि जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो दोनों तरफ एक साथ करते हैं, इसलिए मैंने इधर भी अभी इंटीग्रेशन का साइन रिमूव नहीं किया। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम करते हैं। लीजिए देखिए, आपने ये जो 1/r² लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से लिया है, इसका मतलब है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या कर रहे हैं, लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लाइन इंटीग्रल करने पर मिल क्या रहा है, वी आर गेटिंग पोटेंशियल। क्या मिल रहा है, पोटेंशियल मिल रहा है। ठीक है, सो हम इनडायरेक्टली क्या ये कह सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर हो गया। ये देखिए ना, यहां पर प्रूफ कर रखा है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देता है आपको, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देता है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, डेफिनेटली बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपसे मैंने नाम कुछ और लिखा, लेकिन पूछा किसी और चीज का यूनिट है। मैंने आपसे इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट पूछा है। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी जूल पर कूलम होता है, दैट इज जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। इसी को आप आगे चल करके किस नाम से जान लेते हैं, इसी को आप आगे चल करके वोल्ट कह देते हैं। तो वोल्ट कहें या जूल पर कूलम कहें, बात एक ही है। तो आप ये जो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता था, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर आपके लिए ये बिल्कुल फैमिलियर चीज थी तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल ये है हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर। यहाँ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था ये जानना बहुत जरूरी था।
ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को दिखाता है। कैसे दिखाता है, ये रहा उसका पूरा इंट्रोडक्शन कि कैसे दिखाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट आपको पता ही है, जूल पर कूलम या फिर आप इसे वोल्ट कह लीजिए, ठीक है ना। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, तब तक इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलें आगे बढ़े, चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो तीसरा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम क्या है। आइए जरा देखा जाए, समझा जाए इस चीज को। चले देखते हैं आज का अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आसान है, ये तो आप कर ही लेंगे, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपके बीच में रखा जाए। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of the dipole when placed at right angle to the electric field। चलिए देखते हैं भी क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान से सुनिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल का फॉर्मूला क्या होता है, चर्चा इस बात पे करेंगे। वी ऑल नो दैट जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जब फॉर्मूले की हम बात करते हैं तो कितना आ जाता है, U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। पी क्या है, डायपोल मोमेंट हो जाता है, ई क्या है, वो इलेक्ट्रिक जिस फील्ड जिसके अंदर ही रखा है, और कॉस थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का बनने वाला एंगल हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग लेते हैं भाई, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप इसी को वेक्टर फॉर्म में मेंशन करें तो एनर्जी है ना, देखो एनर्जी को तो खैर चर्चा ही नहीं करना भाई। देखिए डायपोल मोमेंट और ये, तो ये वेक्टर फॉर्म इस तरीके से आप लिखेंगे, है कि नहीं, इस तरह से लिखेंगे। तो जब इसी डॉट को हटाया गया तो एरो हटा करके यहाँ पे कॉस लगाया गया, तो ये फॉर्मूला आपको मिला था। डेरिवेशन हमने वीडियो में डाली है, अपनी एक वीडियो में अपलोड किया हुआ है, उसमें आप जाके देख सकते हैं डेरिवेशन क्या होगा। खैर अब अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें और कंडीशन देखें, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है डायपोल की, जबकि वो डायपोल कैसा रखा हो, राइट एंगल पर रखा हो, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी लाइंस होंगी, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जा रही है, और ये रहा आपका डायपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, लेंथ 2l, नाम ए बी, नाम सबाना है ना, ऐसे नाम ए बी, 90 डिग्री, खत्म हो गया मामला। जैसे ही एंगल पता लगा, यहाँ cos 90 रखा, भाई u का वैल्यू आ गया 0। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन केवल फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन हो जाए इस फॉर्मूले में, सिर्फ इसलिए एक बार ये वीडियो की ये क्वेश्चन कराया गया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3। चलें आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही छोटा और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहेगा हमारे लिए और उसे सॉल्व कैसे करना है। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन नंबर 4 जो हम इस कवर करने जा रहे हैं, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए एक फटाफट के अंदाज में उसको देखा जाए कि क्या है वो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी पहले पूरी, क्योंकि सवाल थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी 1-2 बार आया हुआ है। टॉपिक में पहला ही क्वेश्चन है, डिफाइन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अच्छा, और क्या बोला है, इसी क्वेश्चन में आगे ऐड किया है, ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। किस किस के लिए, सरफेसेस बोला है। पहला, इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज, ठीक है। पॉइंट चार्ज के केस में इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा। दूसरा, इन
कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और कहां पर? इन z डायरेक्शन, ठीक है, z डायरेक्शन में। ओके, नाउ व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? कैन इलेक्ट्रिक फील्ड exist tangential to an equipotential surface? Give reason. इंपॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन? CBSE 2016। लीजिए, चलिए बढ़ाते हैं सवाल को आगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? एट द सरफेस, ऐसा लिख लेते हैं, द सरफेस एट विच, ओ सॉरी, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट। खैर, ये तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस का ऑलरेडी एक पूरा वीडियो अपलोड कर चुके हैं आपके लिए, जिसमें हमने केवल और केवल इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बताया है कि दरअसल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, है ना। तो ऐसा एक सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल या सॉरी पोटेंशियल बराबर हो, जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन किया था, वो क्यूब, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम था, दैट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी तरीके से कोई भी एक सरफेस ले लीजिए, हर पॉइंट पर पोटेंशियल अगर सेम आता है तो उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस आप कहेंगे। क्लियर हो गया? दूसरे पॉइंट पर आ जाइए। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है पॉइंट चार्ज के लिए। आइए, पॉइंट चार्ज के लिए बहुत है इतना नहीं, आइए थोड़ा और अच्छा बना लेते हैं। देखिए, किसी भी पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? ये स्फेरिकल होता है ना? कैसा होता है? स्फेरिकल। लेकिन हम स्फीयर को व्हाइट बोर्ड पर दिखा नहीं सकते, तो हम ऐसे कैसे दिखाएंगे ना, सर्कल दिखा देते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से बनने वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होता है, लेकिन असल में वो स्फेरिकल होता है। ठीक है, ध्यान इस बात का रखिएगा कि जैसे जैसे आप इससे दूर हटते चले जाएंगे, ठीक है ना, जैसे जैसे आप इससे दूर हटते चले जाएंगे, ये जो डिस्टेंस है ना, ये लगातार देखिए इंक्रीज करता चला जाएगा। क्या करेगा? ये इंक्रीज करता चला जाएगा। मतलब कि ये डिस्टेंस अगर मैं x ले लूं तो फिर इसके बीच का डिस्टेंस x नहीं होगा, ये x1 होगा। ये कितना हो जाएगा? x2 हो जाएगा। डिस्टेंस बदलते चले जाएंगे। कहने का मतलब है कि इनका सबका रेडियस तो अलग अलग होगा ही, लेकिन रेडियस के बीच में डिफरेंस नहीं सेम होगा। x1 माइनस x जितना आएगा उतना x2 माइनस x नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है दैट इज कंसेंट्रिक इन फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होगा। और सबसे खास बात यह है कि द इक्वी पोटेंशियल surfaces are not equidistant, ठीक है, फ्रॉम बल्कि इतना ही लिखो इक्विडिस्टेंस। कहने का मतलब है कि ये जो डिस्टेंस आपको लगना नहीं, ऐसा ना लगे कि ये डिस्टेंस बराबर होंगे, नहीं। जैसे जैसे हम इससे दूर हटते जाएंगे इनके बीच का डिस्टेंस कॉन्स्टेंटली बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ता चला जाएगा? क्योंकि हमारे पास देखिए, आप इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं तो यानी पोटेंशियल वेरी करेगा। 1/4πε0 Q/r फॉर्मूला लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। हालांकि देखिए, अगर हम इसी रीजन में रहेंगे तो इस रीजन में हर जगह पे पोटेंशियल सेम आएगा, लेकिन जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो r बढ़ेगा। ध्यान से समझिएगा। अगर मैं केवल इसकी बात करूं, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, अगर इसके अंदर आप रहेंगे तो इसके अंदर तो पोटेंशियल सेम रहेगा, लेकिन अगर इसके बाहर चले गए आप, बाहर जाने पे क्या होगा? रेडियस बढ़ेगा, r बढ़ेगा, तो v क्या होगा? घटेगा। इसलिए ये डिस्टेंस लगातार बदलते चले जाएंगे। ठीक है,
तो ये था फर्स्ट पॉइंट का रीजन आंसर कि इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगा, लेकिन इक्विडिस्टेंट नहीं होगा, ये डिस्टेंस लगातार बढ़ते चले जाएंगे। दूसरी चीज, ये हमेशा कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म लिखी जाती है, लेकिन ध्यान रखना इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं वो हर तरफ बनते हैं ना, ये पॉइंट चार्ज है तो इसके चारों तरफ होगा, एक रीजन होगा जिसमें हर जगह पोटेंशियल बराबर होगा, लेकिन चूंकि हम कॉपी या व्हाइट बोर्ड पर कंसेंट्रिक स्फीयर्स नहीं ड्रॉ कर सकते तो हम सर्कल लिख करके अपना काम चला लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 पर आने से पहले इस चीज को हटाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं बची है, बहुत ही आसान टॉपिक है ये तो। चलिए आए लास्ट के 2 पार्ट का आंसर देखें क्या होगा। लास्ट के 2 पार्ट का आंसर, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है जो कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म दिखा रहा हो और उसकी डायरेक्शन किधर हो, जेड डायरेक्शन में हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये लीजिए आप यहां पर इस तरीके से ये बनाइए, ठीक है। ठीक हो गया, ये लीजिए, लीजिए ये आप देख सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई हैं और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप देख रहे हैं ना, ये किस तरफ जा रही है, ये जेड की डायरेक्शन में ली गई क्योंकि उसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो, जेड डायरेक्शन में हो। तो ये डायरेक्शन है मेरी इलेक्ट्रिक जेड डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है। तो आप देख सकते हैं ये प्लेन किस डायरेक्शन में होगा, ये प्लेन होगा एक्स वाई डायरेक्शन में, ठीक है। प्लेन जो हमने लिया है, प्लेन इज इन एक्स वाई डायरेक्शन, ठीक है। ये लीजिए, ये जो आप यहां पर ये सरफेस देख रहे हैं ना, ये जो सरफेस देख रहे हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। किसके लिए, किसके लिए, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। कैसे पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस क्या दिखाती हैं, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाती हैं। और ये जो आप यहां पर जो ये प्लेन बना रहे हैं, ये प्लेन क्या दिखा रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिखा रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से है, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, ये देखिए इस तरीके से है, ये हाथ देख रहे हैं ना, ये पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दिखा रहा है। यही है, ये हम पहले सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है ना। जब हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस टॉपिक कराया था उस समय ये डायग्राम भी बना के दिखाया था और कंसेंट्रिक स्फीयर वाला केस भी करके दिखाया था। चलिए आते हैं इसी सवाल के लास्ट पॉइंट पर, कैन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट टेंजेंशियली ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका सीधे सीधे आंसर लिख दीजिएगा साफ शब्दों में, नो, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि हम एक वीडियो में ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होता है। नो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर। तो इसलिए अगर वो जब कंडीशन कहती है कि वो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा तो टेंजेंशियल कैसे हो सकता है, क्योंकि टेंजेंशियल में कभी एंगल 90 डिग्री नहीं क्रिएट होता, ठीक है। तो फिर वो टेंजेंशियल हो भी नहीं सकता। खत्म। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए आज के इस वीडियो का आखिरी छोटा सा सवाल एक न्यूमेरिकल कम कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। क्लियर हो गया, इतना ठीक था, ठीक है। कोई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन ध्यान रखें कि कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स में कंसेप्ट जरूर क्लियर हो जाना चाहिए, वरना कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स भले ही आंसर छोटे छोटे होते हैं लेकिन इनका इफेक्ट आपके मार्कशीट पे बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। क्या है वो क्वेश्चन, आइए हम एक बार व्हाइट बोर्ड पर लिख दें, उसके बाद चर्चा करेंगे उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 होगा आई थिंक, नहीं, क्या है क्वेश्चन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेक 1 जूल। अब प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आपको ये मालूम होगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं तब तो आप इसका आंसर विद इन अ सेकेंड निकाल लेंगे। अगर आपको यही मालूम नहीं है तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ी दिक्कत लेकर के आने वाला है। सो वी नो दैट, ये हम ऑलरेडी अपने पुराने टॉपिक में कर चुके हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है दैट इज 1.6 × 10⁻³
-19 जूल, ठीक है। लेकिन इन्होंने हमसे पूछा है कि 1 जूल बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। हम ऐसा लिखते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको चाहिए कि आपको तो भैया केवल 1 जूल चाहिए ना, केवल 1 जूल। तो यूनिटरी मेथड पढ़ा तो होगा, यूनिटरी मेथड। तो 1 जूल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कर देना होगा। भाई ये 19 को आप उठा के ऊपर लेके चले जाइए, है ना, और बचा 1/1.6, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.625 ये मिलेगा। 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये था हमारे इस वीडियो लेक्चर का आखिरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपके बीच में एक और कंसेप्चुअल बेस्ड प्रॉब्लम लाने की कोशिश करेंगे, एक और वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। वो हमारा पार्ट 3 होगा, जिसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा बड़े बड़े, तो 1 वर्ड वाले थे, थोड़े और बड़े बड़े जो हमारे पे क्वेश्चंस हैं वो उस 3rd पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे, और वो हमारा आखिरी पार्ट होगा, बट नॉट लास्ट, क्योंकि अभी फ्लक्स का टॉपिक बचता है। हम फ्लक्स के कंसेप्चुअल प्रॉब्लम भी आपके बीच में लाएंगे। तब तक इस चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए।